दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया, सीएम योगी खुद बांटेंगे नियुक्ति पत्र। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था। बताया जा रहा है कि सीएम योगी 31,661 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत खुद करेंगे। इसके लिए जिलों में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया पूरी होगी। योगी सरकार अब तक के 54,706 शिक्षकों की भर्ती कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। बता दें, सहायक अध्यापकों के ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर है। और वहीं अगली खबर बता दें कि यूपी में 50 की उम्र पार भ्रष्ट पुलिसकर्मी किए जाएंगे जबरन रिटायर। सिपाही से इंस्पेक्टर तक होगी स्क्रीनिंग। जी हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में भ्रष्ट और अक्षम कर्मचारियों को चिन्हित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के कार्य में तेजी आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब पुलिस विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे या अक्षम पाए गए उत्तर प्रदेश पुलिस के 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने सभी जिलों को ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके नामों की सूची भेजने का निर्देश दिया है। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण यूपी में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अनलॉक 4 में भले ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल के इस फैसले के बाद से सरकारी स्कूल भी प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फिलहाल अभी नहीं खुलेंगे। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के स्कूल में कक्षाएं सोमवार से नहीं लगेंगी। वे पहले की ही तरह अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहली बड़ी खबर बता दें, चीन को भारत का करारा जवाब। भारतीय सेना ने 6 और चोटियों पर किया कब्जा। जी हां, बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति जारी है। दोनों पक्षों के बीच कई बार बातचीत होने के बावजूद भी हालात में कोई भी नरमी नहीं आई है। इस बीच पिछले 3 हफ्तों में चीन को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। सेना ने पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 6 नई अहम चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इससे पड़ोसी देश को झटका लगते हुए भारत को बढ़त हासिल हो गई है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि 29 अगस्त से लेकर सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते तक भारतीय सेना ने 6 नई चोटियों पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा, हमारे जवानों द्वारा कब्जे में ली गई चोटियों के नाम है दमागर हिल, गुरुंग हिल, रेचेन ला, मोखपारी और फिंगर 4 के पास के प्रमुख चोटी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना की नजर इन चोटियों पर थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उससे पहले ही इन पर अपना कब्जा जमा लिया। इससे अब चीन के मुकाबले भारत को बढ़त हासिल हो गई। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना की ऊंचाइयों पर कब्जे की कोशिशों को नाकाम करते हुए पैंगोंग के उत्तरी तट से झील के दक्षिणी किनारे तक कम से कम 3 मौके पर हवा में गोलियां चलाई गई हैं। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारत में अभी टला नहीं है कोविड-19 का खतरा। कुछ राज्यों ने लगाया लॉकडाउन तो कुछ ने धारा 144। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले लॉकडाउन और अब अनलॉक 4 की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। मेट्रो, ट्रेन और अन्य सेवाओं को संचालन दोबारा से नियमित तौर पर शुरू हो गया है। हालांकि इन सबके बीच डराने वाली बात यह है कि भारत में कोरोना वायरस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार
पहुंच गया है। बढ़ते आंकड़ों के बीच कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को दोबारा से लागू करने की घोषणा कर दी है और वहीं कुछ राज्यों ने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें से चंडीगढ़ में पंजाब के सभी नगर निगम पूरे सितंबर में रविवार के लॉकडाउन का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि ये लॉकडाउन अगस्त में शनिवार और रविवार को था और वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में एक बार फिर 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक रायपुर में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय तक खोलने की इजाजत दी जाएगी। और वहीं मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में महाराष्ट्र देश का टॉप राज्य रहा है। संक्रमण के तेजी से ऊपर जाते ग्राफ के बीच सरकार ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। सरकार द्वारा मुंबई पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर सख्त एक्शन लिया जाए। इसके अलावा बिना किसी कारण रात को घूमने वाले लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा। आदेश के अनुसार मुंबई में धारा 144 30 सितंबर तक लागू रहेगा। और वहीं राजस्थान सिर्फ मुंबई ही नहीं, कोरोना के कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगा दी है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में ली गई बैठक में फैसला लिया गया है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि कोरोना को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार पर विपक्ष का हमला। कहा 564 केस थे तो लगाया लॉकडाउन, 54 लाख पर हटा दिया। जी हां, आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है और अभी तक 3.7 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ये वायरस 9.56 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,619 हो गई है। पिछले 24 घंटे यानी शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर रविवार सुबह 8 बजे तक कोरोना के 52,605 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को लोकसभा में भी कोरोना को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्षी दलों ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारा लगाया। विपक्ष ने कहा, अनियोजित लॉकडाउन, मामले की बढ़ती संख्या, प्रवासी संकट और अर्थव्यवस्था पर इस सब के दुर्बल प्रभाव। शशि थरूर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे विपक्षी खेमे का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इस बात की तीखी आलोचना की और एक्सपर्ट परामर्श के बिना एक तरफा निर्णय लेने और एक जानबूझ लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को धोखा देने के लिए सरकार के पक्षधर होने का आरोप लगाया। और वहीं अगली खबर आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कृषि बिल को बताया मौत का फरमान। कहा, सोना उगाने वाले किसान को रुलाए खून के आंसू। जी हम बात करें कि राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पास किए गए कृषि बिल को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने इन बिल को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया। उन्होंने कहा कि जो किसान धरती से सोना उगता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राहुल गांधी इस बिल विधेयक को लेकर काफी दिनों से पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राज्यसभा में कल जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला है, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार किसानों के लिए बोल रहे हैं, तो क्या वो वाकई किसानों के हित में है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि कृषि विधेयक को लेकर हरियाणा, पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि कई राजनीतिक पार्टियां और किसान संगठनों के विरोध के बावजूद रविवार को मोदी सरकार ने कृषि संबंधित 3 विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया। इसके बाद ध्वनि मत से इसे पास भी करवा लिया गया। इस बिल के दोनों सदनों के पास होने के बाद अब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद ये नए नियम पूरे देश में लागू हो जाएंगे। हालांकि कई राज्यों में इस बिल को लेकर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। उत्तर भारत के 2 कृषि प्रधान राज्य हरियाणा और पंजाब में इस बिल का ज्यादा
ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। रविवार दोपहर बड़ी संख्या में किसान हरियाणा के सिरसा में सड़कों पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने सड़क मार्ग को ब्लॉक कर दिया, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं दूसरी ओर अंबाला में भी 16-17 किसान संगठन इस बिल के खिलाफ एक हो गए और चक्का जाम किया, जिस वजह से अंबाला पुलिस ने हाईवे और आसपास के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। और वहीं अंबाला में सादोपुर बॉर्डर पर पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सोनीपत में भी दर्जनों किसान सड़क पर बैठे नजर आए। और वह बता दें कि 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी जब चाहे कर सकेगी छटनी, लोकसभा में आया नया बिल। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र जारी है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस सत्र में मोदी सरकार औद्योगिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ जरूरी बिल लेकर आई, जिस पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। इसी में एक बिल है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, जिसको लेकर अभी भी बहस जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार इसे कर्मचारियों का विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग कर रही हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विधेयक पेश किया है, जिसमें उद्योगों और प्राइवेट कंपनियों को लेकर तमाम प्रावधान हैं। जिस बात पर सबसे ज्यादा हंगामा मचा है वो ये है कि अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के जब मन तब छटनी कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हायर और फायर के लिए कंपनियों को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला बड़ा शहर कौन सा है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि शेड्यूल हुआ जारी, जाने कब से कितने बजे टीवी पर आएगा केबीसी। जी हम बात करें कि टीवी जगत के सबसे लोग कार्यक्रमों में से एक कौन बनेगा करोड़पति का एक और सीजन शुरू होने जा रहा है। अब चैनल ने शो के टेलीकास्ट होने के शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार शो का प्रीमियर 28 सितंबर को होने वाला है। अमिताभ बच्चन की ओर से होस्ट किए जाने वाले इस शो को फैंस का खूब प्यार मिलता है और टीआरपी लिस्ट में शो टॉप लिस्ट में बना रहता है। इस बार शो पहले की तरह खास भी होने वाला है। सोनी टीवी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। चैनल की ओर से शो का एक और प्रोमो जारी किया गया है और बताया गया है कि शो इसी महीने के 28 तारीख से शुरू होने वाला है। अगर शो के टेलीकास्ट टाइम की बात करें तो शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रोमो शेयर करते हुए लिखा, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, केबीसी 12 शुरू हो रहा है 28 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। और वही अगली खबर निकल कर आ रही है, कृषि बिल पर कांग्रेस का पलटवार, कहा ये काला दिन है, सरकार ने किसानों के पीठ में खंजर घोंप दिया है। जी हां, आपको बता दें कि राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पास हो गया। विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। राज्यसभा में भी विपक्ष ने खूब शोर मचाया और उपसभापति के साथ अभद्रता की, जिसे लेकर रविवार शाम को सरकार के 6 मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर हल्ला बोला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने भी पीसी किया और मोदी सरकार पर वार किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 3 काले कानून लाकर मोदी सरकार ने देश के किसान और खेत मजदूर के पेट और पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप दिया है। 73 वर्षों में शायद ये सबसे अंधकारमय दिन संसद और इस देश के इतिहास में है। उन्होंने आगे कहा कि जब अनाज मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे और कहां मिलेगा। राजनाथ जी और मोदी जी अगर एमएसपी देंगे तो कानून के अंदर एमएसपी देने की गारंटी के शब्द क्यों नहीं लिख देते, सारी शंका खत्म हो जाएगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि इंडियन रेलवे ने बताया, क्लोन ट्रेनों की खासियत, कल से शुरू हो रही है ये खास 40 ट्रेनें। जी हम बात करें कि रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि रेलवे द्वारा सोमवार से शुरू की जा रही 40 क्लोन मूल ट्रेन जैसी दूसरी ट्रेनों के जरिए ज्यादा यातायात वाले मार्गों पर प्रतीक्षा सूची वाले यात्री अपनी मंजिल पर मूल ट्रेन के मुकाबले 2-3 घंटे पहले पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि मुख्य रूप से वातानुकूलित तृतीय श्रेणी की कम ठहराव, ज्यादा गति और मूल ट्रेन के मुकाबले पहले प्रस्थान समय वाली ये
ये क्लोन ट्रेनें उन यात्रियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हैं जिन्हें किसी आपात कारण से या आखिरी समय में यात्रा की योजना बनानी पड़ी है। अधिकारी ने कहा कि उनका ठहराव ऑपरेशनल हॉल्ट या रास्ते में पड़ने वाले मंडल मुख्यालय अगर कोई हो तो तब तक ही सीमित होगा, जिससे यात्रा का समय घटेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम ये मान रहे हैं कि इस दौरान लोग सिर्फ आपातकालीन जरूरतों के लिए ही यात्रा करेंगे और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज्यादा यातायात वाले मार्गों पर हम उन सभी यात्रियों को समायोजित कर सकें जो यात्रा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि सरकार ने लिया बड़ा फैसला, दशहरा और दिवाली से पहले महंगी हो जाएंगे एलईडी टीवी खरीदना। जी, हम बात कर रहे हैं कि अगर कलर टेलीविजन खरीदने की तैयारी में हैं तो 1 अक्टूबर से पहले खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सरकार के एक फैसले से कीमतें बढ़ने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5% कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से हटाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पार्ट होता है। एलईडी टीवी में ओपन सेल पिक्चर ट्यूब जैसा काम करता है, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। टीवी बनाने वाली कंपनियां ओपन सेल का आयात करती हैं, जिस पर अभी कोई शुल्क नहीं लगता है, लेकिन ओपन सेल के आयात पर सरकार अक्टूबर से 5% शुल्क लगेगा। कंपनियों का दावा है कि सरकार के फैसले से टीवी की कीमत 600 से 1500 रुपए तक बढ़ सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस फैसले से सिर्फ 150 और 250 रुपए तक का असर होगा। देश में उत्पादन बढ़े इसलिए ड्यूटी में छूट और टीवी सेट के इंपोर्ट पर रोक लगाई है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि कोरोना काल में गरीबों को राहत, सरकार का ऐलान, बगैर राशन कार्ड ऐसे मिलेगा फ्री में अनाज। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते कहर के बीच एक बार फिर से मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों समेत सभी गरीब वर्ग के लोगों को फ्री में राशन देने की योजना को नवंबर तक के लिए 3 महीने आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने उस समय ये भी कहा था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें पिछले 3 महीनों से राशन दिया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वे भी नवंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत घोषणा की गई है कि 30 जून 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की मौजूदा परिस्थितियों और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अगले 5 महीने यानी नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार किया है। आने वाले महीने देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल, परिवार को 1 किलोग्राम चना देना जारी रखेगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि 30 सितंबर से 2020 को खत्म हो रहा है मुफ्त गैस सिलेंडर पाने का मौका, ऐसे करवाएं उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन। जी हां, बात करें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14.2 किलोग्राम वजन वाले 3 सिलेंडर हितग्राहियों को दिए जाएंगे। 1 महीने में 1 ही सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से खास तौर पर गरीब महिलाओं को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब मुफ्त गैस सिलेंडर 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। इसके तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। वहीं आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalaYojana.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले pmujjwalaYojana.com पर जाएं। इस वेबसाइट पर होम पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म के आवेदन का नाम, तारीख, स्थान, सभी जानकारी भरें। इसके बाद अपने पास वाले एलपीजी केंद्र पर जमा करा दे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एलपीजी गैस कनेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।